कृषि विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कृषि विज्ञान की बेसिक चीज़ों को समाहित किया गया है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसका अगर अध्ययन कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 8th क्लास के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ये देखिए कवर है और इसके बाद इसमें कितने लेसन्स हैं इसको आप देखेंगे, कितने पाठों का आपका अध्ययन करना है इस पुस्तक में, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। पहला पाठ है मृदा गठन एवं मृदा कणाकार, जिसका कि हमने एक्सप्लेनेशन किया है। फिर दूसरा पाठ है जलवायु, जिसका आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसको। और फिर तीसरा पाठ है प्राकृतिक आपदाएं। 4th लेसन पशुपालन। 5th लेसन बागवानी एवं वृक्षारोपण। 6 नंबर पर कृषि यंत्र। 7th नंबर पर सिंचाई की विधियाँ एवं जल निकास। फिर है सामान्य फसलें एवं फसल चक्र। और अंत में है लेसन 9 फल परिरक्षण। तो आज हम सेकेंड लेसन अर्थात जलवायु का एनालिसिस करेंगे। कह सकते हैं कि इसके मेन फीचर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको डिक्टेट करेंगे ताकि आप इनको बच्चों को अच्छे से समझा सकें और बहुत से लोगों का इसमें कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आते हैं जलवायु। तो देखिए जलवायु क्या है। जलवायु तो अगर जलवायु की बात की जाती है तो सबसे पहले मस्तिष्क में आता है कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु क्या है और जलवायु विज्ञान क्या है, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। तो इसका बहुत ही संक्षिप्त सा और बहुत ही सटीक और सारगर्भित उत्तर है, किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। कितना बढ़िया स्पष्ट है इसका उत्तर। किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी भी स्थान पर, किसी जगह पर बहुत सी जो मौसम की दशाएं पाई जाती हैं उनके औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। अब जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं तो इसका भी सीधा सा जवाब है, छोटा सा उत्तर बहुत ही सारगर्भित है कि जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो फसल के चक्र कितने होते हैं। पूछा जाए कि फसलें या फसल के चक्र कितने होते हैं तो बता सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। फसलें कितने प्रकार की होती हैं, फसल 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। फिर प्रश्न पूछे फसलों का चयन किस पर निर्भर करता है तो इसका सीधा सा जवाब है फसलों का चयन मौसम पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, वातावरण गर्म और आर्द्र होगा, ऐसे स्थानों में खरीफ में धान गन्ना की अच्छी खेती होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी निकल के आती है कि धान और गन्ना किस फसल चक्र की फसलें हैं तो कह सकते हैं कि धान और गन्ना जो हैं खरीफ की फसलें हैं। और जैसे बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहाड़ी स्थानों में ठंडक अधिक होने के कारण वहाँ पर सेब, नाशपाती, आड़ू और खुबानी आदि की खेती की जाती है। पूछा जाए कि आड़ू, खुबानी, सेब और नाशपाती की खेती कहाँ की जाती है तो इसका सीधा सा जवाब होगा पहाड़ी स्थानों पर। क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ ठंडक अधिक होती है। और गन्ना और धान की खेती कहाँ की जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे बंगाल और बिहार। फिर आता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में तीनों मौसम के अनुकूल फसलों की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में तीनों फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे खरीफ में वर्षा अच्छी होती है तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, मूंगफली और गन्ना की खेती की जाती है। अधिक वर्षा होती है, जल की निकासी भी हो जाती है। इसी प्रकार रबी में गेहूँ, आलू, मटर, सब्जियों की बुआई भी अच्छे कर ली जाती है।
तो ये रबी की फसल हो गई। अगर पूछा जाए गेहूँ, आलू और मटर किस चक्र की फसलें हैं, तो कह सकते हैं कि ये रबी की फसलें हैं। फिर गर्मी के मौसम में जो फसलें गर्मी में उगाई जाती हैं उनको जायद कहा जाता है, और इसमें गर्मी और लू को सहने का सामर्थ्य होता है, इनमें क्षमता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, परवल, तुरई और भिंडी आदि की बहुत अच्छी फसलें ली जाती हैं। और मनुष्य की जीविका का साधन प्रकृति और स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। मनुष्य की जीविका का साधन किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति और स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी प्रकृति होगी, जैसा स्थान होगा, उसी प्रकार उसकी जीविका होगी। अब एक दिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ रहा है कि किसी स्थान की जलवायु, अब आप जान गए जलवायु किसे कहते हैं, हमने पहले ही आरंभ कर दिया था। अब उसका अगर अध्ययन करें तो किन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। जलवायु का अध्ययन करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए 4 दी गई हैं बातें। नंबर 1, सबसे पहले तापमान। अगर कहीं का तापमान नापते हैं तो उसके लिए थर्मामीटर अर्थात तापमापी का प्रयोग करते हैं। तापमान मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर अर्थात तापमापी का प्रयोग करते हैं। फिर आती है वर्षा की बात। अगर कहीं वर्षा होती है तो कितनी वर्षा हुई, तो उसको नापना है, तो उसके लिए रेन गेज एक उपकरण है, उसका नाम है रेन गेज, और इसको हिंदी में वर्षा मापी कहा जाता है। तो वर्षा नापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 3 पर आती है पवन अर्थात हवा, एयर। हवा को किससे नापते हैं, तो हिंदी में तो इसको कहेंगे वायु वेग मापी, और अंग्रेजी में कहेंगे एनीमोमीटर। हवा को नापते हैं, पवन को नापते हैं एनीमोमीटर से। फिर इसके बाद आता है वायुदाब। वायुदाब कैसे नापा जाता है, वायुदाब के लिए आता है उपकरण बैरोमीटर, और हिंदी में इसको वायुदाब मापी कहा जाता है। फिर आता है तापमापी के द्वारा किसी स्थान का तापमान जाना जाता है। अब देखिए यहाँ चित्र बने हुए हैं, वर्षा मापी यंत्र, इसकी सहायता से वर्षा कितनी हुई ये नाप लिया गया। वायुदाब मापी बैरोमीटर का चित्र बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन, मतलब उसको किस प्रकार बांटते हैं। उत्तर प्रदेश के जो खेती योग्य स्थल हैं तो उनको जलवायु के स्थान पर आधार पर कैसे बांटेंगे, ये आप इस जगह जान पा रहे हैं। जैसे नंबर 1 भावर या तराई क्षेत्र, इसमें कुछ जनपदों के नाम है जो आते हैं, हो सकता है आपका भी जनपद इसमें हो। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, इतने जनपद जो मैंने बताए ये भावर या तराई क्षेत्र में आते हैं। फिर नंबर 2 आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर शहर आते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व बदायूं, ये मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के नाम पे आते हैं। फिर नंबर 4 पे है दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, इसमें आगरा मंडल समस्त जनपद हैं। फिर नंबर 5 पर है मध्य मैदानी क्षेत्र, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल, प्रतापगढ़ को छोड़ करके ये सब मध्य मैदानी क्षेत्र आते हैं। फिर नंबर 6 पर है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड मंडल आता है इसमें। फिर नंबर 7 पर आता है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। और इसके बाद आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर व वाराणसी जनपद आते हैं। तो विभाजन हो गया। अब इसके बाद आता है कृषि पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, परंतु कृषि अर्थात खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप जानेंगे। जैसे जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ गई, बहुत प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, तो उनको पूरा करने के लिए उन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार वनों का दोहन होने लगा, वनों को लोग काटने लगे,
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी इस प्रकार, क्योंकि वन तो बहुत ही उपयोगी है मनुष्य के लिए। इसके कारण वैश्विक ताप ऊष्मा में लगातार वृद्धि होने लगी, अर्थात धरती का जो है तापमान बढ़ने लगा, और यह जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बन गया। जलवायु का कृषि के विभिन्न घटकों पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्विक ताप ऊष्मा मतलब जो वैश्विक गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, उससे मिट्टी का तापमान भी बढ़ जाता है, और जब मिट्टी का तापमान बढ़ जाएगा, मिट्टी की गर्मी बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की नमी कम हो जाएगी, और जो नमी कम हो जाएगी तो मिट्टी की लवणता बढ़ जाएगी, और इससे उत्पादकता और उर्वरता भी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है।